Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 10, continuation of electricity chapter. Today we are going to discuss about applications of heating effect of electric current. So as far we understood, when we supply electrical energy to any appliance, like if you are having electrical component and you are connected to the electrical circuit, तो जो बैटरी होता है और सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है. विद दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोस्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर द यूजफुल वर्क, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डिवाइस. और थोड़ा बहुत जो एनर्जी होता है उसका बच जाता है, वो ना हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक वी टुक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक फैन. कि अगर आप इलेक्ट्रिक फैन का एग्जांपल लेते हो तो व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक फैन, तो जैसे एनर्जी सप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फैन विल स्टार्ट रोटेटिंग, तो वो हो गया यूजफुल वर्क के लिए एनर्जी यूज होगा. बट क्या होता है आफ्टर सम टाइम व्हेन यू टच द फैन यू फाइंड आउट कि उसमें थोड़ा ना हीट आपको फील होता है. तो दैट हीट इज बेसिकली एनर्जी विच इज लॉस्ट, है ना. वहां पे एनर्जी का लॉस किस वजह से होता है? रेजिस्टेंस की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कोलिजन. जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा हीट एनर्जी का लॉस होगा. तो आपको वहां पे हीट एनर्जी उतना ज्यादा फील होगा. हीट एनर्जी का लॉस होगा तो उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा और हीट एनर्जी फील होगा. सो अभी क्या होता है कि सर्टेन प्लेसेस वी डोंट वांट ना, वी डोंट वांट दोस काइंड्स ऑफ हीट एनर्जी. बट क्या होता है कहीं कहीं पे दोस हीट एनर्जीज आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे अभी इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया. ठीक है, ये ऐसे प्लेसेस है जहां पे ना इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, यहां पे हमें हीट एनर्जी चाहिए. वी नीड हीट एनर्जी. उस हीट एनर्जी को यूज करना है हमें फॉर द दिस यूजफुल वर्क एंड ऑल. सो ऐसे केसेस में हम पर्पसली चाहते हैं कि जो एनर्जी हमने प्रोवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ बैटरी और विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई, दैट एनर्जी शुड कन्वर्ट इनटू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. तो अब एक होता है कि जैसे हमने जो नॉर्मल तक फॉर्मूले किए तो उसके हिसाब से क्या क्राइटेरिया है कि अगर आप हीट एनर्जी लेते हो तो हीट एनर्जी का क्राइटेरिया क्या होता है कि दे आर सेइंग कि अगर आपने मतलब समझो कि करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से, यू टेक इट इन दिस वे, इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट या किसी अप्लायंस में से करंट फ्लो हो रहा है, उस अप्लायंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है और टी टाइप का करंट फ्लो होता है तो हीट एनर्जी जनरेटेड की वैल्यू होगी एच. इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एम्फसाइज मैं करूंगा. देखो आई ना ये करंट है जो ना डिवाइस से फ्लो हो रहा है, और वी क्या होता है ये पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द डिवाइस. मतलब हो सकता है ना कि आप ऐसे कैसे ले रहे हैं हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी तभी ड्रॉप होता है जब रेजिस्टेंस होता है. यहां पे कहीं रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए पोटेंशियल ड्रॉप के लिए रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर आपने लिखा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, अगर मान लो R की वैल्यू 0 हो जाती है तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. तो मतलब अगर कोई डिवाइस पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है अक्रॉस इटसेल्फ, इसका मतलब उस डिवाइस के पास रेजिस्टेंस होगा. ठीक है. अब जो दूसरा फॉर्मूला था उसका वो क्या था? I स्क्वायर आर टी. क्लियर. एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला व्हिच वी हैव टू यूज इज V स्क्वायर टी अपॉन आर. तो ये हो गया हीट एनर्जी कंज्यूम्ड और हीट एनर्जी जनरेटेड और प्रोड्यूस यू कैन से. एक होता रेट ऑफ हीट एनर्जी. सो रेट ऑफ हीट एनर्जी क्या है? एच अपॉन टी. तो जितने फॉर्मूले सब में से टी हटा दो तो आपको क्या मिलेगा? ये वैल्यू मिलेगा वी आई एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? आई स्क्वायर आर एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट? वी स्क्वायर अपॉन आर. तो अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, कहां यूज करना है, दैट विल सी लेटर. यू कैन कंसीडर दिस द पावर डिसिपेशन. ये हो गया पावर डिसिपेशन और यू कैन कंसीडर दिस और रेट ऑफ हीट एनर्जी कंजम्पशन. कितना हीट एनर्जी यूज हो रहा है या ये प्रोड्यूस कर रहा है, उस चीज को हम पावर से रिप्रेजेंट करेंगे. अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इसको यूजफुल टर्म में यूज कर रहे हो, मतलब यू आर कन्वर्टिंग दीज फैक्टर्स, जो हीट एनर्जी जो लॉस हो रहा है उसको आप पॉजिटिवली यूज करना चाहते हो, तो एक या दो एप्लीकेशन हमें डिस्कस करना पड़ेगा. तो एक एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, जहां पे हम ना हीट एनर्जी को इफेक्टिवली यूज करते हैं. तो अभी इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या क्राइटेरिया होता है? ये है इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया. कंडीशन क्या होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में? यहां पे होता है एक फिलामेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन बल्ब इज दिस यू कैन से फिलामेंट. तो ये फिलामेंट का क्राइटेरिया क्या होता है? फिलामेंट की ना कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हमें देखना पड़ेगा. तो फिलामेंट कैसा होना चाहिए? सो ये क्या होना चाहिए ना, मस्ट रिटेन heat energy generated as is possible. It should retain all the heat energy. जितना heat energy possible होता है heat energy it has to retain in this one. So must retain as much heat energy generated
एज इज पॉसिबल। तो जितना ज्यादा ये रिटेन कर सके उतना ज्यादा हीट एनर्जी को रिटेन करना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसका फिलामेंट का। एंड सेकेंड क्या होना चाहिए, शुड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट या शुड होल्ड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होल्ड करने का मतलब क्या हो गया, व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म, इट्स मीन दैट इट विल होल्ड हाई टेम्परेचर इफ इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो ये क्या करेगा, हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है। सो जितना ज्यादा टेम्परेचर को होल्ड करेगा उतना ज्यादा हमें लाइट मिलेगा। तो होता कैसा ना, फिलामेंट व्हेन द फिलामेंट इज हीटेड, तो देयर आर टू थिंग्स। सो व्हेन फिलामेंट विल गेट हीटेड, तो इसमें से क्या होगा, मैक्सिमम जो होगा ना, मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द सप्लाई ना, ये कनेक्टेड टू सप्लाई है, तो जो पावर सप्लाई होगा विल गिव एनर्जी टू इट। सो मैक्सिमम एनर्जी इज यूज इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। एंड रिमेनिंग पोर्शन क्या होता है, रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड एज लाइट। तो मतलब जैसे ये फिलामेंट हीट होता है वैसे क्या करेगा, वो लाइट एनर्जी एमिट करना स्टार्ट कर देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको ना कोई ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा विच शुड फुलफिल ऑल दिस डिमांड्स, और ना उसमें ऐसा होना चाहिए जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है मैक्सिमम हीट एनर्जी होना चाहिए, एंड रिमेनिंग अमाउंट शुड बी इन टर्म्स ऑफ लाइट। तो दे आर सेइंग कि इस केस में ना ये फिलामेंट जो होता है ना स्पेसिफिक मटेरियल का बना होता है जो हमने प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में जो हम यूज करते हैं। तो क्या, टंगस्टन। तो टंगस्टन इज सच अ मटेरियल, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मेटल है। प्लस क्या होता है इसका प्रॉपर्टी जो यहां पे होगा, इट विल रिटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इट कैन रिटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, प्लस वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये तो सबसे प्लस पॉइंट है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका ना वैल्यू भी है, ये है 3380 डिग्री सेल्सियस। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक्वायर करेगा देन इट विल मेल्ट। तो इलेक्ट्रिकली हम जो नॉर्मल बल्ब के केस में ना इतना हीट एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब आप इलेक्ट्रिकली इफ यू वांट यू कैन जनरेट दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब या डोमेस्टिक पर्पज में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वी कैन नॉट प्रोवाइड सच काइंड्स ऑफ हीट एनर्जी। इतना हीट एनर्जी हमारे लिए पॉसिबल नहीं, मतलब इतना टेम्परेचर हम जनरेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए क्या होगा, ये बल्ब फिर क्या होगा, मेल्ट नहीं होगा। सो होता ऐसा है कि व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड तो इट विल गेट हीटेड, आफ्टर गेटिंग हीटेड इट विल एमिट लाइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा लाइट एमिट करेगा। तो इन बिगिनिंग में व्हेन यू स्विच ऑन द बल्ब्स, हो सकता है ना इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना जितना ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा तो इट विल गेट हीटेड मोर। एज यू कैन सी दैट हीट एनर्जी विल बी मोर इन द मोर टाइम, ठीक है। सो जितना ज्यादा टाइम लगता है उतना ज्यादा ब्राइटनेस आपको मिलता है। तो ये हो गया हमारा फिलामेंट के केस में इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब इसका ना अनदर यूज है, जैसे कि अगर आप कंसिडर करो इलेक्ट्रिक आयरन ले लो, इलेक्ट्रिक टोस्टर ले लो। सो अगर मैंने इलेक्ट्रिक आयरन ले लिया, अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, पहले ये पॉइंट पे आके फिर इलेक्ट्रिक आयरन पे मैं आता हूं। इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक टोस्टर में डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक टोस्टर, तो अब इसमें एक छोटा सा इशू क्या है ना कि दया से ये जो टंगस्टन होता है ना, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो प्रॉपर्टी जो होगा उसका चेंज होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस से किसी और वैल्यू पे चला जाए, इट विल डिक्रीज। सो हो सकता है शायद कि फ्यूचर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओ तो ये टंगस्टन जो है वो मेल्ट हो जाए या फिलामेंट मेल्ट हो जाए, और सब अदर प्रॉब्लम और अदर कॉम्प्लिकेशन विल टेक प्लेस। मे बी उसकी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी भी उतनी इफेक्टिव नहीं हो, तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। तो यहां पे एक इशू क्या हो गया हमारे पास, व्हाट इज दैट इशू, ये क्या होता है, कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर सकता है। तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट क्या कर सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वी हैव टू आइसोलेट इट थर्मली। वी शुड आइसोलेट filament this filament thermally, मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होना चाहिए या ये किसी चीज से रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तो रिएक्ट नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हम इसके अंदर ना कुछ फिल करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या फिल करते हैं, जो फिल करते हैं वो इधर, इसके अंदर हम फिल करते हैं इनएक्टिव, जो ना रिएक्ट नहीं करेगा, इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैस हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस आर फिल्ड। तो ये क्या होता है, इनएक्टिव होते हैं तो इसके अंदर का गैस को फिल करता है। जो फ्लास्क है ना, फ्लास्क, इनसाइड द फ्लास्क वी पुट दोज गैसेस। तो बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, इफ देयर इज एनी रिएक्शन
दैट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने इनमें ना इनको फिल कर दिया तो व्हाट विल हैपन टू द बल्ब, तो ये क्या होता है, इट विल प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ, इट इज यूज्ड टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। तो मतलब हो सकता है कि ये फिलामेंट ना आफ्टर 1 month 2 months के बाद ना प्रॉपर्ली फंक्शन ना करे इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट क्या होता है कि इफ यू विल पुट इनसाइड इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस, देन व्हाट विल हैपन, it will prolong the life of this filament and it can sustain very longer। हो सकता है 2 years चले, 3 year 4 year 5 year 6 year 7 year 8 9 10, वो डिपेंड करता है कि कितना आप सेफली उसको यूज कर रहे हो। तो बस अगेन आई रिपीट दीज पॉइंट्स, फिर हम इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर पे आ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लेते हैं तो क्या फिलामेंट का क्या क्राइटेरिया होता है, इट विल सेव मैक्सिमम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जीज आर यूटिलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। और ना वो कौन सी एनर्जी कहां से मिलेगा, बैटरी से और पावर सप्लाई से मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि देयर शुड बी सम प्रॉपर्टी ऑफ दिस फिलामेंट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि मस्ट रिटेन एज मच दिस हीट एनर्जी प्रोड्यूस एज इज पॉसिबल। तो जितना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा हीट एनर्जी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जितना ज्यादा वो स्टोर कर सके उतना एनर्जी उसे स्टोर करने की एबिलिटी होनी चाहिए फिलामेंट के पास। पहला पॉइंट है। सेकंड, फिलामेंट शुड होल्ड हाई टेम्परेचर, शुड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इन्होंने बताया कि tungsten is only material, not only one of the material which can show these two property, can hold a greater amount of heat energy plus has a very high melting point। प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि जब आप बल्ब में डालते हो तो टंगस्टन कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई ना फ्लास्क के अंदर क्या करते हैं, इनएक्टिव गैसेस फिल करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन और आर्गन यू कैन से। अभी उनके फिल करने से क्या होगा, उसका जो लाइफ होता है बढ़ जाता है फिलामेंट का, तो यू कैन यूज इट लिटिल लॉन्गर। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे देख लेते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन लेते हो, इलेक्ट्रिक टोस्टर लेते हो, तो इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर कांट बी कीप वी कांट कीप इन अ फ्लास्क लाइक दिस। सो वो आपने देखा होगा ना, इट इज ओपन ऑलमोस्ट, तो इट कैन कम इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इट विल रिएक्ट। सो अगेन जब भी वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो रिएक्ट होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी। तो हमें क्या चाहिए ना कि जो उसमें प्लेट्स यूज करते हैं या जो हम उसमें कंडक्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हीट एनर्जी जनरेट करनी है, तो उसको हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नॉर्मल मेटल और नॉर्मल वायर, हम क्या करेंगे यहां पे, वी यूज अलॉय टू जनरेट हीट, ठीक है। टू जनरेट हीट वी यूज अलॉय। अब कैसा अलॉय होता है, ये ऐसा अलॉय होता है, क्योंकि अलॉय हम क्यों यूज करते हैं, अलॉय प्रैक्टिकली होता क्या है, अलॉय इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मिक्सचर ऑफ मेटल विद द नॉन मेटल्स। सो ये बेसिकली कंपाउंड टाइप थिंग हो गया एक हिसाब से देखो तो अभी अलॉय क्या होता है कि अलॉय ये क्या करेगा, ये रिएक्ट नहीं करता, अलॉय डजंट रिएक्ट विद एयर, ठीक है। एयर और ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, रिएक्ट नहीं करता है। तो क्या होगा कि जो आपने इलेक्ट्रिक आयरन बाय किया हुआ है या जो टोस्टर बाय किया हुआ है, दैट कैन ऑल्सो हैव अ गुड लाइफ। So by using alloy, we are again in this case also we have to prolong the life of this electric iron and electric toaster। इस केस में क्या हो गया कि ये मेटल है, जो टंगस्टन है ये स्ट्रॉन्ग मेटल है, बट यहां पे क्या होता है, मेटल नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं, अलॉय यूज करते हैं, जस्ट टू अवॉइड द रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन। अब जो इसमें एक और पॉइंट हमें समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए ना हमें डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज किस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट। सो वो हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज को कंसिडर करते हो तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है कि आपको क्या करना है, एक का वायर होता है, पहले तो एक वायर होता है। सो ये है, इसको हम बोलेंगे फ्यूज वायर, ये होगा फ्यूज वायर, ठीक है। तो ये फ्यूज वायर एंड इट्स मेड अप ऑफ अलॉय, ये ना अलॉय का बना होता है, और इट कैन बी अ मेटल ऑल्सो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है ना, इसकी ना मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका ना लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो। और जो आपके बुक के हिसाब से जो इन्होंने टर्म लिया, इन्होंने बोला अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। ये अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये वायर है, अब ये क्या कर रहे हैं, इस वायर को हमने क्या किया ना, एनकेस्ड कर दिया है, एनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज। सो ये जो फ्यूज वायर है, तो आपको बताना फ्यूज वायर इज एनकेस्ड
wire is encased in cartridge of porcelain, ये मटेरियल का नाम है पोर्सलेन, और ये जो होता है ना ऑफ अदर मटेरियल ये किसी और मटेरियल का भी हो सकता है। तो अदर मटेरियल में क्या होगा, वैसे आपके बुक में दिया नहीं है बट फिर भी मैं मेंशन कर सकता हूं, ये सिरेमिक हो सकता है, इट कैन बी सिरेमिक और इट कैन बी ग्लास, ठीक है। एक होता है ना क्वार्ट्ज भी होता है, अभी ये आपको पता नहीं होगा तो इतना ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये जो कार्ट्रिज होता है वो कैसा होता है वो देखना। तो ये एक्चुअली में एक फ्रेम है, मतलब ना आपको एक सिलिंड्रिकल फ्रेम है, उसके अंदर आपने पुट कर दिया। अच्छा, ये ना मैं जो मॉडर्न वाला है ना अभी जो यूज करते हैं ना डे टू डे लाइफ में मैं वो वाले फ्यूज की बात कर रहा हूं। पुराना जो फ्यूज था वो अलग पैटर्न में था, जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिलेट विद द न्यू वन, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्या होगा, ये सिलिंड्रिकल टाइप में होगा, ये इसके अंदर ही आपको क्या करना है, रखना है इसको, है ना। ये ग्लास टाइप होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप। आप अगर देखोगे ना तो इफ यू सर्च ऑन इंटरनेट एंड ऑल यू कैन गेट दिस इमेज, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि ये जो वायर होता है ना, इट इज फिक्स्ड बिटवीन टू कंडक्टिंग दिस मेटल्स, ये ना कंडक्टिंग मेटल्स होता है ऐसे एंड पे क्या होगा, कंडक्टिंग मेटल्स होगा, उसके बीच में क्या होता है, ये फिक्स्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे एंड में कंडक्टिंग मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये कंडक्टिंग मेटल्स हो गया एंड पे, और उसके बीच में क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और आप फ्यूज वायर को ऐसे देख सकते हो। तो ये फ्यूज वायर का काम क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है ना ऐसा मेंटेन, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट हम ऐसा बनाते हैं फ्यूज वायर का, या वी टेक सच अ वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो इन द सेंस कि जैसे अभी नॉर्मल वायर आपने कनेक्ट किया ना, जैसे कि अभी आप सपोज लो कि टेलीविजन आपने यूज कर रहे हो, तो टेलीविजन के साथ में इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या होता है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ अप्लायंसेस, ठीक है। जो अप्लायंसेस होते हैं उनके साथ में सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है, या सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है अप्लायंसेस, और यू कैन से विद सर्किट और इन सर्किट, ये सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज में कनेक्ट होगा तो क्या होगा कि अगर मान लो नॉर्मल वायर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब होता है ना फ्यूज का एक डिजाइन होता है, लाइक आपको ना 1 एम्पियर के लिए फ्यूज चाहिए, 2 एम्पियर के लिए फ्यूज चाहिए, 3 एम्पियर के लिए चाहिए, 4 एम्पियर के लिए चाहिए, 5 एम्पियर के लिए चाहिए, 6 एम्पियर के लिए चाहिए, 7 एम्पियर के लिए चाहिए, 8 एम्पियर के लिए चाहिए, 9 एम्पियर, 10 एम्पियर, जो भी है वैसे करके वैल्यूज है। तो स्पेसिफिकली तो 1 2 3 4 5 और ना ये 10 का हम ज्यादातर ऐसे यूज करते हैं। तो ये ऐसे एम्पियर डिसाइडेड है कि आपको कितने एम्पियर का चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं टेलीविजन या मैं कोई डिवाइस यूज कर रहा हूं, उस डिवाइस के अंदर ना मैक्सिमम करंट विच आई वांट वो 4.5 एम्पियर पे वो डिवाइस काम करता है, फॉर एग्जांपल, है ना। तो डिवाइस वर्क्स ऑन, कोई डिवाइस है जो 4.5 एम्पियर पे क्या करता है, काम करता है। तो अब मुझे फ्यूज वायर डिसाइड करना, जो फ्यूज वायर मैं लूंगा ना वो उसका कितना होगा, वो कितने करंट पे अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करेगा। तो मैक्सिमम 5 एम्पियर मिलने सेफ्टी है। तो मैं चाहता हूं कि ना 4.5 एम्पियर करंट अगर किसी डिवाइस से फ्लो होगा वो डिवाइस काम करेगा, तो उस डिवाइस से मैक्स टू मैक्स अगर करंट फ्लो होना है तो 5 एम्पियर फ्लो होगा, चलेगा। वाई? बिकॉज अगर करंट की वैल्यू ना 5 एम्पियर से ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, हीट एनर्जी ज्यादा होगा तो हो सकता है कि ना उसमें स्पार्क हो जाए, या हो सकता है कि वो डिवाइस बर्स्ट हो जाए, तो हमें उससे प्रोटेक्ट करना है। तो क्या होता है कि ये 5 एम्पियर करंट पे ये कितना हीट एनर्जी जनरेट करेगा, सो दैट ना 5 एम्पियर पहुंचने पे ये क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो उसके हिसाब से हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मतलब ये 5 एम्पियर करंट के लिए कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा वो हमें डिसाइड करना है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फ्यूज वायर सेलेक्ट करेंगे। अब सपोज करो कि ना ये 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर के लिए मे बी द हीट एनर्जी विल बी लिटिल मोर। तो अब जो ये वायर है वो 10 वायर के साथ में रख दोगे तो क्या होगा कि 10 तक करंट पहुंचने के पहले वो मेल्ट हो जाया करेगा। दिस डिवाइस विल वर्क एट 10 एम्पियर करंट, है ना। ये डिवाइस है जो भी है, एक डिवाइस है जिसके लिए ना अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट 10 एम्पियर। तो अब अगर मान लो 10 एम्पियर करंट है, तो अब हो सकता है कि इसके लिए मैं क्या करूंगा कि 10 एम्पियर ना कितने, समझो कि कोई डिवाइस है जिसका ना करंट का रिक्वायरमेंट ऑफ 9.5, तो उसके लिए मैंने फ्यूज वायर यूज किया 10 का। तो अब मान लो 9 एम्पियर करंट तक तो ये सेफली वर्क करेगा। डिमांड ऑफ द सप्लाई, डिमांड ऑफ द डिवाइस इटसेल्फ, तो डिवाइस का डिमांड है 9.5 एम्पियर। अब अगर मान लो कि 9 दिया है, 9.5 दिया है, तो उस हिसाब से इसका फ्यूज है वो मेल्ट नहीं होगा। बट अगर मान लो बाय मिस्टेक मैंने ये इसका फ्यूज, ये 4.5 वाले का फ्यूज दैट इज 5 एम्पियर को मैंने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो उसका जो अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होगा इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत कम होगा। तो मान लो कि जैसे 5 एम्पियर होगा, ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और ये डिवाइस कभी काम नहीं करेगा। बट इस डिवाइस को क्या चाहिए कि 9.5 और 9 एम्पियर करंट चाहिए।
बट ये कब फ्यूज को मेल करे, जब ना करंट की वैल्यू 10 एम्पियर हो। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको फ्यूज कौन सा सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आप डिवाइस के अंदर कितना करंट यूज कर रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फ्यूज वायर मिलता है, लाइक 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, मतलब कितना करंट आप डिवाइस के अंदर फ्लो करा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, फ्यूज वायर को सेलेक्ट करते हो। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फ्यूज वायर जो होता है ना, एक स्पेसिफिक अलॉय होता है और इट्स अ मेटल। अच्छा, एक और है जो ना हम डे टू डे लाइफ में जो हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा अलॉय है ना, अलॉय जैसे मैंने बताया मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर, तो किसका मिक्सचर यूज करते हैं, तो हम कॉपर का मिक्सचर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का मिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है। फिर आप आयरन यूज कर सकते हो, क्लियर, और उसके बाद में फिर आप लेड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दैट टिन ऑल्सो। बट यहाँ पे क्या होता है जो ना मोर फैशन में है, फैशन में जैसे जो डे टू डे लाइफ में हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, वैसे आपके बुक में ये दिया नहीं है बट समझने के हिसाब से हम ना टीन और लेड का जो बनता है ना, हम वो वाला फ्यूज यूज करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट में बहुत लो हो जाता है। तो मतलब बहुत लो इन द सेंस कंपैरेटिवली टू यू कैन से डिवाइस एंड वायर, मतलब डिवाइस बर्स्ट हो और वायर में कोई स्पार्क हो या कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हो, उसके पहले ही फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली हमें टीन और लेड क्या करता है, लेड क्या करता है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रोवाइड कर देता है। तो फ्यूज वायर में आपको यही याद रखना है, फ्यूज वायर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ दिस मेटालिक वायर और कंडक्टिंग वायर, सो विच इज बेसिकली एनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ, ये है कार्ट्रिज, ये जो है ना, ये ग्लास, ये जो ये है, ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है, ये है कार्ट्रिज, ठीक है, एनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सलेन और ऑफ अदर मटेरियल। तो अदर मटेरियल में क्या होगा, यू कैन यूज सिरामिक, यू कैन यूज ग्लास। तो मोस्टली आजकल आप देखोगे ना वो ग्लास का होता है, जब बुक में लिखा हुआ था उस टाइम में बहुत ज्यादा फैशन में था पोर्सलेन, बट राइट नाउ इफ यू फाइंड आउट तो आपको सिरामिक में मिलेगा या नहीं तो ग्लास में मिलेगा। उसके पहले क्वार्ट्ज में भी बहुत मिलता था। और फिर उसके बाद में क्या होता, दीज मेटालिक का जो ये फ्यूज वायर है, इट्स कनेक्टेड और सपोर्टेड बाय कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स। कंडक्टिंग मेटल प्लेट से क्या होगा, वो सपोर्टेड रहेगा। अंडरस्टूड। सो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने फॉर्मूले वगैरह काफी हद तक डिस्कस किया हुआ है, फॉर्मूले वहां लिखे हुए, आपको क्वेश्चन भी उसी साइड में दिख जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। मतलब ना यहां पे जब हीटिंग ना मैक्सिमम है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम रेट के लिए मैंने ले लिया यहां पे मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम के लिए पावर की वैल्यू क्या हो गई, 880 वॉट। फिर से पढ़ देता हूं मैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वॉट, पावर की वैल्यू, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग के लिए लिख दिया, खुद का अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्यों लिखा है मैक्सिमम आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। एंड 330 वॉट व्हेन हीटिंग इज मिनिमम, मतलब जब ये ना हीटिंग मिनिमम है तब अलग पावर है, देन पावर की वैल्यू इज डिफरेंट। तो व्हाट इज द पावर एट दैट टाइम, इट इज 330 वॉट। फिर क्या दिया इन्होंने, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, मतलब ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, दोनों के लिए जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी वैल्यू क्या है, 220 वोल्ट है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ना आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज डिफर कर दी है ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, नथिंग एल्स। और क्या हो गया यहाँ पे, व्हाट आर द करंट्स, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। आपको क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है, और वो भी ईच केस में। तो इसमें भी करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब अगर आपको पावर दिया और वोल्टेज दिया है और करंट पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला, सो पावर दिया है, वोल्टेज दिया है और करंट पूछा है, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो अब उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। आपको निकालना क्या, I की वैल्यू निकालनी है, तो I इज इक्वल टू होगा P अपॉन V हो गया ना, इक्वल टू, तो पावर की वैल्यू कितनी होगी, हो गया 880 अपॉन वोल्टेज की वैल्यू कितना होगा 220, ये कैंसिलेशन 22 4 जा, तो मतलब करंट की वैल्यू कितनी होगी 4 एम्पियर। इस केस में देखो अभी ना इसकी रेटिंग ज्यादा है, इसके लिए मैक्सिमम पावर है, क्यों, क्योंकि ना अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इसमें ज्यादा है। अभी देखते हैं दूसरे केस में भी होता है या नहीं होता, उसमें कम होना चाहिए कंपेयर टू दिस वन। तो अब इसके लिए भी जो फॉर्मूला था P इज इक्वल टू V इंटू आई, थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं, बाकी कोई ऐसा रीजन नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, P अपॉन V। P का वैल्यू कितना हो गया 330 अपॉन V का वैल्यू कितना है 220, ये कैंसिलेशन 11 3 जा एंड 11 2 जा, तो कैंसिलेशन करके कितना होगा 1.5 एम्पियर हो गया ये, गॉट इट।
अब जो दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस के लिए, तो अब अगर आपको पावर की वैल्यू दिया और रेजिस्टेंस पूछा है, तो इलेक्ट्रिकल पावर दिया है, अब देखो आपका करंट है, ये भी यूज कर सकते हो या ये भी यूज कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं वो वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये क्योंकि 1.5 है ना, कैंसिलेशन में थोड़ा बाद में इशू हो सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू क्या है, V स्क्वायर अपॉन R। तो V स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो R की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन P, करेक्ट। तो V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है 220, तो 220 इंटू 220 डिवाइड बाय कितना होगा 880, ठीक है। ये कैंसिलेशन के बाद हो गया 4 हो गया, ये कितना 4 5 are 20 एंड 4 5 are 20, ये कितना हो जाएगा 55 ओम हो गया, गॉट इट। अब आ जाता है अगले पार्ट पे, यहां पे भी क्या होगा, पावर का फॉर्मूला होगा V स्क्वायर अपॉन R, करेक्ट। तो R का वैल्यू का V स्क्वायर अपॉन P, तो V का वैल्यू अगेन 220 इंटू 220 अपॉन ये क्या होगा 330, तो 11 2 एंड 11 3 मतलब ये तो कैंसिलेशन हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू होगा 440 अपॉन का 3, तो ये 3 1 3 है ना, 3 4 12, 3 6 18 66, तो ये कितना हो जाएगा 146.66 ओम हो गया, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो H का वैल्यू है 100 जूल, ठीक है, एज यू कैन सी इन क्वेश्चन। फिर क्या दिया, इन ईच सेकेंड, तो टाइम का वैल्यू ईच सेकेंड मतलब T का वैल्यू का 1 सेकेंड। फिर क्या दिया इन्होंने, इन 4 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब R का वैल्यू है 4 ओम, करेक्ट। फिर क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, V का वैल्यू है क्वेश्चन मार्क। तो अब ऐसा कोई फॉर्मूला लेते हैं जिसमें H भी हो और उसके बाद T भी हो, R भी हो और V भी हो, तो H भी हो, T तो सभी में है, R भी हो तो ये दो में R है, और फिर V भी हो, तो यहां पे ये लास्ट वाला दिख रहा है मुझे, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फॉर्मूला H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन कैपिटल R। तो अब ये V स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा H इंटू R अपॉन T, H की वैल्यू कितनी हो गई 100 जूल, करेक्ट। R का वैल्यू कितना हो गया 4 ओम, T का वैल्यू क्या होगा ईच सेकेंड का 1 सेकेंड, तो ये टोटल कितना हो गया 400। तो अब अगर मैं V का वैल्यू लूंगा तो क्या अंडर रूट हो गया, अंडर रूट ऑफ 400, तो कितना हो जाएगा ये 20 वोल्ट, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन में है बैटरी ऑफ ईएमएफ 15 वोल्ट। अच्छा, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ मतलब ना, ईएमएफ मतलब वो पावर सप्लाई का वैल्यू ही हो गया, तो ये V है 15 वोल्ट दिया, तो आप समझ जाओ कि V की वैल्यू मेंशन किया है, तो V इज इक्वल 15 वोल्ट, सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, और ये बैटरी ना 2 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है, और आगे क्या देखा फॉर 5 मिनट्स, सो टाइम का वैल्यू दिया है 5 मिनट्स। अच्छा, अब ये ना हम जब कैलकुलेशन करते हो तो इसमें टाइम ना सेकंड्स में होने चाहिए, तो 5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 300 सेकंड्स हो गया ये, ठीक है। अब आगे क्या दिया इन्होंने, सो देन दे आर सेइंग हाउ मच एनर्जी सप्लाइड इन दिस टाइम, हाउ मच एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड इन दिस H का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, हीट एनर्जी ही हो गया ना, मतलब हीट एनर्जी से आपको पता चलेगा कितना एनर्जी सप्लाई हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, रेट ऑफ बोला है ना, पावर और द रेट ऑफ हीट एनर्जी कंजम्पशन और दिस प्रोड्यूस्ड, तो P इज इक्वल टू क्या होगा H अपॉन T क्वेश्चन मार्क। तो पहले H की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब आपको क्या दिया, V दिया है, I दिया है, T दिया, तो कौन सा फॉर्मूला, हेल्दी ये विटामिन और विटामिन, तो V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू 15 हो गया, I का वैल्यू 2 हो गया, और T का वैल्यू क्या है 300 हो गया, बराबर। तो अब वो हिसाब से देखें तो 15 3 45 हो गया ना, 4500 इंटू क्या होगा 2, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा ये 9000 जूल हो गया। सो दिस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कोई इश्यू नहीं, बराबर। सो अब अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वो है H अपॉन T है, H का वैल्यू अपने को पता है कितना है 9000 है, और T का वैल्यू कितना है 300 है, सो ये कैंसिलेशन हो गया, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यूनिट क्या है वॉट, और
इसकी यूनिट क्या हो सकती है, जूल पर सेकेंड भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हमें ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फॉर दिस क्वेश्चन वी नीड एनर्जी। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, तो ये जो हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, तो अगर पावर के टर्म में होगा तो हीट एनर्जी का क्या फॉर्मूला क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड अगर मैं लेता हूं तो हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड, ये होगा पावर, ठीक है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। क्लियर? तो एज यू कैन सी इट ओवर हियर, ये हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू पावर इनटू टाइम। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, बट यहां पे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। मतलब एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, 400 वॉट उसका पावर है, और 1 डे में हम उसको 8 आवर्स यूज करते हैं। तो हमें पहले निकालना है कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर, और कितने टाइम में, ठीक है, ये कितने टाइम में हो रहा है, ये 8 आवर्स हो रहा है रेफ्रिजरेटर इन 1 डे, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, द पावर इनटू टाइम। कितना पावर है इसका वैल्यू, सो उसका पावर का वैल्यू दिया इन्होंने 400 वॉट, हाँ, पावर की वैल्यू 400 वॉट, ठीक है, और टाइम कितना है, 8 आवर है 1 डे में, तो ये कितना हो जाएगा, 3200 वॉट आवर हो जाएगा। बट द कॉमर्शियल यूनिट द वॉट आवर नहीं होता, कॉमर्शियल यूनिट होता है किलो वॉट आवर होता है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये 33.2 किलो वॉट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो आपको मेंशन करना था, मेंशन कर लो कि 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट, समझने के लिए, ठीक है। ये कैपिटल डब्ल्यू रहेगा, इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब ये क्या बोल रहे हैं, फिर क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, What is the cost of energy to operate it for 30 days at 30 per kilowatt hour? एक 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है वो 30 है, बोले 30 डेज के लिए कितना कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर इन 1 डे, तो अब हमें कितने दिनों के लिए निकालना है, वी हैव टू फाइंड फॉर 30 डेज। सो अभी आप लिखोगे देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड, अभी कौन कंज्यूम करेगा, सेम हो गया, कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और कितने दिनों के लिए, इन 30 डेज, ठीक है। तो 30 डेज के लिए क्या होगा कि जो आपको 1 डे में मिला है वैल्यू, उसी को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 एंड 3 3 9, और ये 0 है, यहां पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये क्या होगा, किलो वॉट आवर हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 1 मंथ का और 30 डेज का हो गया। तो अब इसके लिए क्या होगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट कितना यूनिट है, 96 है, 96.0, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, सो 1 यूनिट का कॉस्ट इन्होंने कितना दिया हुआ है, 30 पर किलो वॉट आवर रुपीज, तो ये 30 हो गया। तो बोले इसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देखो तो 3 6 कितना हो गया, 3 6 18, करेक्ट, एंड 3 9 27, 27 1 28, ठीक है। और ये अगर मान लो 0 रहता तो भी क्या होता, डेसिमल के बाद ही हट जाता, तो टोटल कितना कॉस्ट होगा, 288 बराबर। तो व्हाट इज द रुपीज विच वी नीड टू पे, दैट इज 288 रुपीज फॉर 1 मंथ। इतना हम पे करेंगे एज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल इन दिस केस फॉर द रेफ्रिजरेटर। सो जो भी चीजें हैं ये बहुत ही बेसिक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट यू नीड टू नो फॉर्मूले वेरी क्लियरली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है। सो आपको ना थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, बाकी थोड़ा सा अगर आप फॉर्मूले वगैरह याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना ज्यादा आपको लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यू नो द गिवन टर्म
you know the find out term and you know the formula, so straightforward you can get the answer. I hope whatever I explained you people understood. Thank you very much.